अब हम बात करते हैं पॉलिटी की। पेज नंबर 286, क्वेश्चन नंबर 35, हु कंडक्ट द स्टेट असेंबली इलेक्शन। तो स्टेट असेंबली इलेक्शन करवाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है एक्सेप्ट दो के अलावा जितने भी इलेक्शन है भारत में सब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। और वो दो इलेक्शन कौन से हैं जो वो नहीं करवाता, वो है म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन और पंचायती राज के इलेक्शन। ये जो दोनों इलेक्शन है म्यूनसिपैलिटी एंड पंचायती वाले, ये करवाता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। और इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल कौन सा है? 324। 36 वाला कह रहा है इनमें से कौन फाइनल अथॉरिटी होती है जो कि डिस्क्वालीफाई करती है किसी भी मेंबर को ऑफ द हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट। तो राज्य की विधानसभा या फिर विधान परिषद के अंदर अगर कोई मेंबर है और उसका डिस्क्वालिफिकेशन होना है तो उस पर कौन फैसला लेगा या कौन करेगा? तो वो करेंगे गवर्नर। अब देखो, डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड दो एस्पेक्ट्स हैं। पहला एस्पेक्ट ये है कि अगर किसी मेंबर का डिस्क्वालिफिकेशन हो रहा है ऑन द बेसिस कि उसको सज़ा मिल गई है 2 साल या 2 साल से ऊपर की, उसने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया है, या फिर उसने अपने डॉक्यूमेंट्स को फ्रॉड किया था। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो 25 साल का नहीं था, 23 साल का ही था, लेकिन उसने डॉक्यूमेंट नकली बनवाए थे, तो बाद में पता चली कि उसके जो डॉक्यूमेंट्स थे वो नकली थे। या फिर उसने इलेक्शन जीतने के लिए कुछ गलत तरीके से धांधेबाजी करी थी, लोगों को पैसे बांटे थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो कि बाद में प्रूव हो जाते हैं। तो इन केसेस के अंदर कौन डिस्क्वालीफाई करेगा? इन केसेस के अंदर डिस्क्वालीफाई करेंगे गवर्नर, अगर स्टेट का मेंबर है तो। अगर पार्लियामेंट का मेंबर है तो कौन डिस्क्वालीफाई करेगा? तो डिस्क्वालीफाई करेगा प्रेसिडेंट। अब बात करते हैं दूसरे टाइप की डिस्क्वालिफिकेशन की, जो कि डिफेक्शन की वजह से होता है। यानी एक बंदा किसी एक पार्टी से चुनकर आया, फिर किसी दूसरी पार्टी में चला गया। अगर उस बंदे को या उस बंदे की मेंबरशिप को डिस्क्वालीफाई करना है तो कौन डिस्क्वालीफाई करता है? जिस हाउस के अंदर वो मेंबर होता है, उस हाउस का प्रिसाइडिंग ऑफिसर उस पर निर्णय लेता है। फॉर एग्जाम्पल, पार्लियामेंट के अंदर 2 हाउस है, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा में मैं चुनकर आया भारतीय जनता पार्टी से, फिर मैंने ज्वाइन कर ली कांग्रेस पार्टी, तो मैंने डिफेक्शन कर दिया, यानी मैंने अपना दल चेंज कर दिया। तो अगर मुझे डिस्क्वालीफाई करना होगा तो कौन कर पाएगा? इस टाइम गवर्नर नहीं करेंगे, इस टाइम जिस हाउस में मैं होऊंगा उसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर करेगा। जैसे अगर मैं लोकसभा में हूँ तो स्पीकर करेगा, अगर मैं राज्यसभा में हूँ तो चेयरमैन करेगा। सिमिलरली अगर मैं राज्य की विधानसभा में हूँ तो विधानसभा का स्पीकर मुझे डिस्क्वालीफाई करेगा। अगर मैं राज्य की विधान परिषद में हूँ तो मुझे विधान परिषद का चेयरमैन डिस्क्वालीफाई करेगा। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 37, फाइनल डिसीजन टू डिस्क्वालीफाई अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इज टेकन बाय गवर्नर। जो ये मैंने क्वेश्चन बोला वो क्वेश्चन नंबर 37 था। क्वेश्चन नंबर 38, अगर जो स्पीकर है राज्य की विधानसभा का, उसको अगर रेजिग्नेशन देना है तो किसको देगा? चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, डिप्टी स्पीकर या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? डिप्टी स्पीकर को। सेम है जैसे पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा में स्पीकर होता है, वो अपना जो रेजिग्नेशन होता है वो किसको देता है? डिप्टी स्पीकर को देता है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि जो स्पीकर होता है लेजिस्लेटिव असेंबली का, उसको अपना ऑफिस छोड़ देना चाहिए अगर वो मेंबर नहीं रहता असेंबली में। दैट मीन्स अगर स्पीकर डिस्क्वालीफाई हो गया है, स्पीकर की टेन्योर ख़त्म हो गई है उसकी मेंबरशिप की, तो वो स्पीकर नहीं रह सकता अगर वो मेंबर नहीं है उस असेंबली का। हाँ, बिल्कुल करेक्ट। दूसरा कहना है, जब भी लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व होती है, जब भी विधानसभा भंग होती है, तो स्पीकर तुरंत ही अपने ऑफिस या तुरंत अपनी ड्यूटी से रिज़ाइन कर देता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। जैसे ही विधानसभा बंद होती है तो जब तक नई विधानसभा चुन के नहीं आती, तब तक जो पुराना वाला स्पीकर है वो अपनी पोस्ट पर बैठा रहता है, थोड़ा बहुत काम देखता रहता है, तुरंत वो वैकेट या रिज़ाइन नहीं करता। 40 वाला कह रहा है कि जो स्पीकर है वो स्पीकर की कुर्सी पर बैठा रहेगा
इवन विधानसभा भंग होने के बाद में भी कब तक, तो जब तक बैठा रहेगा जब तक नई विधानसभा चुन के नहीं आ जाती और वो उनकी पहली सिटिंग नहीं हो जाती। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जो विधानसभा थी वो डिज़ोल्व हो गई, लेकिन स्पीकर अपने पोस्ट पर अभी भी बने हुए हैं। नई विधानसभा चुन ली गई, उसके बाद में पहली बार नई विधानसभा के मेंबर्स जब बिल्डिंग में आएंगे तो उस दिन जो पुराना वाला स्पीकर है वो रिज़ाइन कर देगा। ऐसे होता है। हम नेक्स्ट 41-42 क्वेश्चन दे रखे हैं। बेसिकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है कि कौन से राज्य में कौन सा स्पीकर, या फिर कौन से राज्य में या विधानसभा परिषद में कौन सा स्पीकर या चेयरमैन है। तो हमको इम्पोर्टेंट ये याद करने पड़ेंगे कि यूपी के अंदर स्पीकर कौन है, डिप्टी स्पीकर कौन है, और यूपी की जो विधानसभा परिषद है या विधान परिषद है उसमें चेयरमैन कौन है। अब क्वेश्चन नंबर 43 पर आते हैं कि विधानसभा जो स्टेट की होती है उसको प्रोरोग कौन करता है। प्रोरोग का मतलब होता है सेशन को ख़त्म करना। तो सेशन को ख़त्म करने की ऑफिशियल घोषणा करते हैं गवर्नर, अगर राज्य है तो। अगर पार्लियामेंट है तो प्रेसिडेंट करते हैं। एडजर्नमेंट कौन करता है? एडजर्नमेंट करता है हाउस का प्रिसाइडिंग ऑफिसर। विधानसभा है तो स्पीकर करेगा, विधान परिषद है तो चेयरमैन करेगा। फिर क्वेश्चन है 44, उसमें दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहला कह रहा है कि गवर्नर विधानसभा के मेंबर्स को संबोधित करते हैं जब भी साल का पहला सेशन होता है। जब, हाँ बिल्कुल करते हैं। याद करो प्रेसिडेंट का भी हमने इसी तरीके से सिमिलरली पढ़ा था कि जब हाउस का पहला सेशन होता है साल का, तब प्रेसिडेंट आती हैं और संबोधित करती हैं। जॉइंट सिटिंग तो नहीं, जॉइंट मीटिंग लेती हैं सबकी, लोकसभा और राज्यसभा दोनों की। और जब बजट होने वाला होता है पेश, जब आती है, उससे पहले बजट होने वाला पेश होता है जब आती है, वो ही साल का एक तरीके से पहला सेशन होता है। और दूसरा, हाँ, जब नए मेंबर्स चुन के आते हैं लोकसभा के, तो तब वो अपना अभिभाषण देने आती हैं, तब वो अपना भाषण देती हैं। सिमिलरली गवर्नर के लिए भी यही है कि हर साल का पहला सेशन जब शुरू होगा तो वो भाषण देते हैं। उसके बाद में जब मेंबर्स ऑफ द हाउस यानी विधानसभा के मेंबर्स नए चुनकर आते हैं, पुरानी विधानसभा भंग हो गई होती है, नई विधानसभा के इलेक्शन हो गए होते हैं और नई विधानसभा के नए नए मेंबर्स की पहली मीटिंग होती है, तो तभी वो भाषण देने आते हैं गवर्नर। सेकेंड वाला कह रहा है कि जब स्टेट लेजिस्लेचर के पास किसी भी टॉपिक पे कोई रूल नहीं होता पहले से बना हुआ, तो वो लोकसभा के रूल को फॉलो करती है। हाँ, ये बिल्कुल करेक्ट है। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी घटना हो गई जिसके बारे में कोई रूल लिखा ही नहीं गया था विधानसभा के अंदर, राज्य की विधानसभा में अंदर, तो वो किसका अनुपालन करेगी? वो देखेगी कि अच्छा ठीक है, हम लोकसभा को देखते हैं, लोकसभा के अंदर ही अगर ऐसा कुछ मिलता जुलता प्रकरण होगा और लोकसभा ने जो रूल बनाया हुआ होगा उसको हम फॉलो कर लेंगे। तो ये याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डायरेक्टली स्किप करते हुए आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? कह रहा है कि कोवरम कितना होना चाहिए स्टेट लेजिस्लेचर में, मीटिंग को आगे बढ़ाने के लिए या फिर प्रोग्रेस करने के लिए। तो सेम वही कोवरम चाहिए जो कि लोकसभा में या राज्यसभा में चाहिए था, 1/10 मेंबर, 1/10 मेंबर होने चाहिए टोटल मेंबर ऑफ द हाउस। उसके बाद में फिर क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है इनमें से कौन से इलेक्शंस में लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स यानी जो एमएलए लोग होते हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी एमएलए किस किस चुनाव में वोट डाल सकता है। ऑप्शन 1 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के में, हाँ बिल्कुल प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट डालता है एमएलए। ऑप्शन 2 वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में, नहीं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जब इलेक्शन होते हैं तो सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा वोट डालती है, राज्य की विधानसभा वगैरह वोट नहीं डालती है। थर्ड वाला मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा के जब इलेक्शंस होते हैं तब, हाँ बिल्कुल, राज्यसभा के जो इलेक्शंस होते हैं उसमें तो एमएलए ही वोट डालते हैं सिर्फ। फिर फोर्थ वाला कह रहा है
मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जब लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद के मेंबर्स की चुनने की बारी आती है तब भी एमएलएज वोट डालते हैं, हाँ डालते हैं। विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स तो अलग अलग जगह से चुन के आते हैं ना, कुछ एमएलएज चुनते हैं, कुछ ग्रेजुएट्स जो स्टूडेंट्स होते हैं वो चुनते हैं, कुछ टीचर्स चुनते हैं प्राइमरी लेवल वाले, कुछ नगर पालिका और पंचायत के सदस्य आपस में चुनते हैं, कुछ एमएलएज चुनते हैं। तो इन जगह से आते हैं और बाकी नॉमिनेट होते हैं गवर्नर के द्वारा लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, विधान परिषद के अंदर। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है जो कंटिजेंसी फंड होता है स्टेट का वो कौन ऑपरेट करता है। तो हमको पता है जैसे कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया कौन ऑपरेट करता है, प्रेसिडेंट। सिमिलरली कंटिजेंसी फंड ऑफ स्टेट कौन ऑपरेट करेगा, गवर्नर करेगा। अब 51 पूछ रहा है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कंटिजेंसी फंड को बनाता कौन है, कंटिजेंसी फंड को क्रिएट कौन कर रहा है, कंटिजेंसी फंड में पैसे कौन डाल रहा है। तो कंटिजेंसी फंड में पैसे डालना, क्रिएट करना, उसको इस्टेब्लिश करना वो कर रही है स्टेट असेंबली या लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। लेकिन परमिशन कौन देगा, ऑपरेट कौन करेगा, ऑपरेट करेंगे गवर्नर। यानी हमने फंड बना दिया, किसने बनाया, विधानसभा ने फंड बनाया, विधानसभा ने ही उसमें पैसे डालने का प्रावधान बनाया, लेकिन उससे पैसे निकालने हैं इसका जिम्मा किसके पास आया, किससे परमिशन लेनी पड़ेगी, सरकार को परमिशन लेनी पड़ेगी गवर्नर से कंटिजेंसी फंड के मामले में। 52 वाला कह रहा है कि इनमें से क्या चीज़ करेक्ट है आर्टिकल 162 को लेके। तो आर्टिकल 162 क्या प्रोविज़न देता है, आर्टिकल 162 बताता है एक्सटेंशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट की पावर को बढ़ाना, उसको एक्सटेंड करना, तो इसे बोलते हैं आर्टिकल 162। और ये बता रहा है कि जो सरकार होती है, राज्य की सरकार की क्या क्या पावर्स हो सकती हैं, कहाँ तक राज्य की सरकार की पावर की लिमिट है, तो वही बता रहा है आर्टिकल 162। ये याद कर लेना, मे भी शायद आ जाए क्योंकि 2019 में यूपीपीसीएस में पूछा गया है 162 वाला। तो 162 आर्टिकल क्या कहता है, एक्सटेंशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट। जो स्टेट लिस्ट होती है 7th शेड्यूल के अंदर, और स्टेट लिस्ट क्या बताती है कि किस किस टॉपिक पे राज्य की विधानसभा लॉ बना सकती है। तो जिस टॉपिक पे राज्य की विधानसभा लॉ बना सकती है उस टॉपिक पे उस जगह राज्य की सरकार को हक होता है अपनी पावर शो करने का। तो बस यही बता रहा है आर्टिकल 162। अब क्वेश्चन नंबर 53 के अंदर कुछ आर्टिकल्स पूछे गए हैं जो कि बता रहे हैं, मैच करवा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल को और उसमें क्या लिखा हुआ है उसको। तो डायरेक्टली देख लेते हैं, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है ये कि लेजिस्लेचर एंड स्टेट से रिलेटेड आर्टिकल है 168, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर से रिलेटेड है आर्टिकल 178, पहले वाला 168 है लेजिस्लेचर के बारे में। फिर सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द मेंबर्स, यानी जो राज्य की विधानसभा होती हैं उनके मेंबर्स की सैलरी वगैरह के बारे में 195 है। और मनी बिल क्या होना चाहिए विधानसभा में, विधानसभा का मनी बिल 199, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। जो लोकसभा का मनी बिल है वो है आर्टिकल 110, और यहाँ पे जो विधानसभा में जो मनी बिल है वो है आर्टिकल 199। मनी बिल यू ऑलरेडी नो क्या होता है, बजट से रिलेटेड, बोरोइंग से रिलेटेड, कोई टैक्स लगाना है उससे रिलेटेड, या फिर कोई चार्ज एक्सपेंडिचर करना है उससे रिलेटेड, ये सब मनी बिल में आता है। अब देखो, अब एक कॉन्सेप्ट को समझना, ये दोबारा समझाऊंगा, ये वाला कॉन्सेप्ट पहले भी समझाया था कि अगर कोई बिल है, फॉर एग्ज़ाम्पल मनी बिल है, ठीक है, मनी बिल अगर आता है लोकसभा में, पास हो जाता है, फिर राज्यसभा में पहुंचता है, तो राज्यसभा की कुछ पावर है क्या मनी बिल के बारे में कि उसको अमेंड कर सकती है, अगर वो ना चाहे तो पास नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो अमेंड खुद नहीं कर सकती, अमेंड करने के लिए रिक्वेस्ट करेगी, अगर लोकसभा उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है तो ठीक है, खुद से अमेंड नहीं कर सकती।
जो राज्यसभा है। और अगर राज्यसभा पास नहीं कर रही है मनी बिल को, तो भी 14 डेज़ के अंदर अंदर वो बिल पास माना जाएगा। अगर राज्यसभा ने एक्चुअली में कोई वोटिंग नहीं करी है, फिर भी मान लिया जाएगा कि हाँ अपने आप पास हो जाएगा। जैसे ही राज्यसभा पहुंचता है, तो राज्यसभा पहुंचने के 14वें दिन के बाद वो ऑटो पास हो जाएगा। ये था मनी बिल। सिमिलरली यही केस होता है राज्य की विधानसभा में भी। विधानसभा ने कोई मनी बिल लेके आए और विधानसभा का मनी बिल पास हो गया, अब पहुंच गया विधान परिषद में या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल में। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर उसे पास नहीं कर रही, तो 14 डेज़ के अंदर ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा। जैसे जैसे राज्यसभा में था सिस्टम, वैसे ही विधान परिषद में सिस्टम है। विधान परिषद भी कोई अमेंडमेंट खुद से नहीं कर सकती, वो रिक्वेस्ट कर सकती है विधान सभा को कि प्लीज़ लेजिस्लेटिव असेंबली आप ये हमारे अमेंडमेंट मान लीजिए। नहीं मानेगी असेंबली, कोई बात नहीं है, 14 डेज़ के अंदर अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल से ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा मनी बिल। अब मनी बिल के अलावा दूसरे बिल की बात करते हैं, अदर देन मनी बिल। अदर देन मनी बिल क्या? नॉर्मल बिल की बात कर रहे हैं। अभी बात करते हैं हम पार्लियामेंट की। कोई नॉर्मल बिल है मनी बिल के अलावा, तो राज्यसभा की पावर्स और लोकसभा की पावर्स सेम है। एक बिल जो कि लोकसभा से पास हो गया, सिंपल बिल, मनी बिल नहीं है वो, और राज्यसभा में पहुंचा, तो राज्यसभा उसको खुद से अमेंड भी कर सकती है, और राज्यसभा को उससे पास नहीं कर रही तो वो कभी पास होगा ही नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ रूल है कि मनी बिल के अलावा कोई भी बिल होगा उसको दोनों हाउस से पास होना ही पड़ेगा पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है, तो राज्यसभा की पावर्स समझ गए नॉर्मल बिल में और मनी बिल में। अब बात करते हैं राज्य की। राज्य के अंदर भी दो हाउसेज होते हैं, एक तो होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, एक होता है लेजिस्लेटिव असेंबली। अब मनी बिल के अलावा कोई नॉर्मल ऑर्डिनरी बिल है, उसको विधानसभा ने तो पास कर दिया, अब वो पहुंच गया विधान परिषद में या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो देखो, लेजिस्लेटिव काउंसिल की पावर अभी भी कम है, काउंसिल की पावर कम होती है विधानसभा से, यानी असेंबली से। काउंसिल ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है, उसको अमेंड करेगा। अमेंड करने के बाद में परमिशन लेनी पड़ेगी विधानसभा की, असेंबली की। यहाँ पे पार्लियामेंट की तरह हिसाब नहीं है, ऑर्डिनरी बिल आया और उसको अमेंड किया और अमेंड करके पास करवा दिया। ये जैसे राज्यसभा कर रही थी, राज्यसभा को पूरी अथॉरिटी थी नॉर्मल बिल्स में, अगर हम पार्लियामेंट की बात करें, लेकिन काउंसिल की बात करेंगे तो उसको अथॉरिटी नहीं है। ये नॉर्मल बिल्स में भी अगर अमेंडमेंट करवाएगी तो फिर से पूछेगी, किससे पूछेगी? विधानसभा से। विधानसभा अगर यस कर देती है तो पास हो जाएगा, अगर नो कर देती है तो मैक्सिमम 3 महीने के लिए रोक सकती है विधान परिषद। जैसे 14 डेज रोक रहे थे ना मनी बिल को, ऐसी मैक्सिमम 3 महीने रोक सकती है विधान परिषद। 3 महीने के बाद ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा, ये याद रखना। अब एक और क्लॉज होता है, अगर विधान परिषद चाहती है कि कोई बिल आया उसके पास जो कि विधानसभा ने पास किया था, और वो चाहती है कि एक बार फिर से बिल पे रिकंसीडर करे, बिल पर पुनर्विचार करे, कौन? विधानसभा। तो वो वापस भेज देगी विधानसभा को और बोलेगी कि प्लीज़ आप इसको ना चेक करिए, हमारे हिसाब से आपने थोड़ा सा गलत बिल बनाया है। और वही बिल, सेम बिल को विधानसभा फिर से पास करके काउंसिल के पास पहुंचा देगी या विधान परिषद के पास पहुंचा देगी। तो विधान परिषद को कुछ ना कुछ करते हुए 1 महीने के अंदर उसे पास करना पड़ेगा। नहीं करती है तो भी कोई बात नहीं है, तो भी पास हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली। तो देखो, मैक्सिमम हमने पढ़ा था कि 3 महीने तक किसी बिल को रोक सकती है। 3 महीने तक रोका और हमने फिर वापस कर दिया विधानसभा को बिल, विधानसभा ने फिर दे दिया। तो जो रिकंसीडरेशन के लिए हमने बिल भेजा था वो दोबारा आया, उसको हम रोक सकते थे 1 महीना। नॉर्मल बिल को रोक सकते थे 3 महीना। विधान परिषद की बात कर सकता हूँ। तो अगर टोटल जोड़ दिया जाए 3 महीना प्लस 1 महीना तो 4 महीना हो जाता है। अब इसका एग्जाम्पल बताता हूँ, अभी तुमको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा। जैसे विधानसभा ने एक बिल लेके आया कि जो सभी चोरों को फांसी की सज़ा मिलेगी, और विधान परिषद में वो बिल आ गया। विधान परिषद मैक्सिमम उसको कितने टाइम तक अपने पास रख सकती है? वो ऐसा नहीं कर सकती कि हम पास नहीं कर रहे हैं, वो राज्यसभा जैसी पावर नहीं रखती है।
वो क्या कर सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीना रोक सकती है उस बिल को। 3 महीने के बाद वो ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा। अब 3 महीने तक तो हम रोके रहे उस बिल को कि सभी चोरों को फांसी की सज़ा। 3 महीने जैसे ही ख़त्म होने वाले थे, आखिरी दिन विधान परिषद वालों ने उसे वापस भेज दिया विधानसभा को। प्लीज़ ना चेक कर लीजिए इसको। विधानसभा ने फिर से पास करके उसे दोबारा भेज दिया कि नहीं, हमें लग रहा है ये बिल ठीक है, आप इसे पास कीजिए। फिर दोबारा जब बिल आ जाएगा, रिकन्सिडरेशन के बाद में बिल आ जाता है, तो रिकन्सिडरेशन के बाद मैक्सिमम 1 महीना रखा जा सकता है। तो 3 महीना पहले रख लिया, 3 महीने से ख़त्म होने से पहले पहले मैंने वापस भेज दिया था, दोबारा आया बिल, तो अब मैं इसको सिर्फ 1 महीना ही रख सकता हूँ। अब विधान परिषद सिर्फ 1 महीना ही रोक सकती है इस बिल को। तो 1 महीना रोका और ये बिल पास हो गया। तो अगर मैं ये रिकन्सिडरेशन वाली चालाकी करूँगा तो मैक्सिमम कितना लिमिट हो जाएगी बिल को रोकने की, 4 महीना। अगर ये चालाकी नहीं करूँगा तो मैक्सिमम कितनी लिमिट है, 3 महीना। 3 महीने तक रोक सकता हूँ अगर मैं रिकन्सिडरेशन के लिए नहीं भेजूँ। अगर रिकन्सिडरेशन के लिए भी भेज देता हूँ तो मैक्सिमम 4 महीना रोक सकता हूँ। 3 महीना अटकाए रखा मैंने बिल, फिर 3 महीने से एक दिन पहले बस मैंने रिकन्सिडरेशन के लिए भेज दिया। रिकन्सिडरेशन के बाद में कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सिर्फ मैं 1 महीना ही रोक सकता हूँ, तो 3 महीना प्लस 1 महीना इज इक्वल टू 4 महीना हो गए। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है 54 वाले में और 55 वाले में। 55 कह रहा है इनमें से कितने पीरियड के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल डिटेन कर सकती है या रोक सकती है नॉर्मल बिल्स को। 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 14 डेज। तो 4 महीना, ठीक है ना। डिटेन मैक्सिमम कितना कर सकती है, 4 महीना। क्यों, 3 महीने तो नॉर्मली कर सकती है और 1 महीना वो रिकन्सिडरेशन के बाद कर सकती है। तो मैंने 3 महीने तक तो वेट किया, 3 महीने के बाद में रिकन्सिडरेशन के लिए डाल दिया, वापस आ गया। अब मैं उसको कितना रोक सकता हूँ, 1 महीना। तो 3 + 1 4 मंथ्स, ऐसे प्लीज़ याद रखना इसको। 56 कह रहा है कौन से असेंबली के अंदर मनी बिल प्रपोज किया जा सकता है। तो जैसे लोकसभा और राज्यसभा में रूल है कि मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में आता है, सिमिलरली मनी बिल सिर्फ और सिर्फ विधानसभा में आता है, लेजिस्लेटिव असेंबली में आता है। क्वेश्चन नंबर 57 पूछ रहा है अगर जो हम बजट लेके आने वाले हैं, बजट कौन लाती है, सरकार लाती है, फाइनेंस मिनिस्टर लाता है। तो फाइनेंस मिनिस्टर बजट पेश करने वाला है और पेश होने से पहले कि कहाँ पे टैक्स लगने वाला है, कहाँ पे नहीं लगने वाला है, ये ऑलरेडी लीक हो जाए बात, तो दिक्कत हो सकती है। दिक्कत इसलिए हो सकती है क्योंकि लोग इसका एडवांटेज उठा सकते हैं। मान के चलो कोई चीज़ महंगी होने वाली है तो लोग उसको होल्ड कर देंगे, रोक के रख लेंगे। किसी चीज़ पर टैक्स कम होने वाला है तो लोग हो सकता है उस चीज़ को ख़रीदें ही नहीं, सोचे के बाद में ही ख़रीदेंगे जब टैक्स कम हो जाएगा। तो इस तरीके से काफ़ी नुकसान भी हो सकता है अगर बजट रिलीज़ होने से पहले ही वो लीक हो गया तो होता क्या है इसके अंदर कि अगर बजट लीक हो जाता है तो लीक होने पर फाइनेंस मिनिस्टर को रिज़ाइन देना पड़ता है, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर की जिम्मेदारी होती है। और अगर लीक हो गया तो वो रिज़ाइन करेगा या करेगी, चाहे वो पार्लियामेंट की बात हो चाहे वो राज्य की बात हो। 58 वाला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई भी मनी बिल इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता स्टेट के अंदर जब तक कि रिकमेंडेशन नहीं आई है किसकी, गवर्नर की। जैसे मनी बिल अगर हमने पार्लियामेंट में पेश करना है तो सबसे पहले किसकी परमिशन चाहिए, प्रेसिडेंट की। सिमिलरली अगर राज्य के अंदर पेश करना है तो इनको किसकी चाहिए, गवर्नर की चाहिए। फिर नेक्स्ट कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है जिसके अंदर चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं गवर्नर। तो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट करने वाला आर्टिकल है 75 और चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करने वाला है 164। तो 75 में प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होते हैं और 164 में चीफ मिनिस्टर अपॉइंट होता है गवर्नर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है चीफ मिनिस्टर के बारे में। तो ऑप्शन सी स्टेटमेंट कि गवर्नर सारे फंक्शंस को करता है ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। नो, ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अकेले चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे नहीं करता, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मिल के एडवाइस देते हैं तब करता है गवर्नर काम। सेम केस अप्लाई होता है प्रेसिडेंट के ऊपर। प्रेसिडेंट डू नॉट टेक एडवाइस ओनली फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर बट फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब पूछ रहा है कि
मिनिमम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कितने मेंबर्स होने चाहिए इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट? तो मिनिमम होने चाहिए 12 मेंबर्स। और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम हो सकते हैं 15% ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। मैक्सिमम 15% हो सकते हैं और मिनिमम 12 होने चाहिए। 12 तो मिनिस्टर्स होने चाहिए इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर। 62 वाला कह रहा है इनमें से क्या चीज़ करेक्ट नहीं है अबाउट द चीफ मिनिस्टर? कि ही इज़ नॉर्मली सिलेक्टेड बाय द गवर्नर। गवर्नर सेलेक्ट करते हैं चीफ मिनिस्टर को? नहीं, गवर्नर सिर्फ अपॉइंट करते हैं, सेलेक्ट उसकी पार्टी करती है। सेलेक्ट वो मेंबर्स करते हैं जो मेंबर्स उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। 63 वाला कह रहा है कि मिनिस्टर बिना मेंबर के कितने दिन तक कंटिन्यू कर सकता है बिना मेंबर बने? तो 6 महीने तक। 6 महीने के अंदर अंदर उसको मेंबर बनना पड़ेगा। और देखो एक और बात बताना चाहूँगा इसके अंदर कि जब भी किसी व्यक्ति को मिनिस्टर बनाना होता है किसी राज्य में, या फिर जब भी किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ना है यूपी में, फॉर एग्जांपल यूपी में मुझे चुनाव लड़ना है, तो एक कंडीशन ये होती है कि मैं खुद एक वोटर हूँ यूपी के अंदर का ही, यानी यूपी का ही वोटर हूँ मैं। मेरा जो नाम है वो यूपी के किसी ज़िले की वोटर लिस्ट में हो, तभी मैं यूपी के अंदर एमएलए वाला इलेक्शन लड़ सकता हूँ। अगर मुझे पूरे देश का इलेक्शन लड़ना है, फॉर एग्जांपल लोकसभा का इलेक्शन लड़ना है, तो बस ये ज़रूरी है कि हाँ मैं वोटर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं लोकसभा का इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ बनारस से, जैसे मोदी जी ने लड़ा। तो मोदी जी हैं कहाँ के वैसे? मोदी जी हैं तो गुजरात के, लेकिन वो लड़ रहे हैं वो बनारस में चुनाव। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे आप चुनाव लड़ रहे हो लोकसभा का यानी पार्लियामेंट का, तो उस राज्य का आपके पास वोटर आईडी कार्ड हो। लेकिन हाँ, अगर आप विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हो, आप यूपी का चुनाव लड़ रहे हो, मान के चलो मोदी जी को यूपी का सीएम बनना होता, तो मोदी जी को आईडी कार्ड में नाम चाहिए था उत्तर प्रदेश के किसी ज़िले का, मतलब वो यूपी के मतलब यूपी का उनका एड्रेस होना चाहिए था, या यूपी के अंदर वो रह रहे होते और यूपी में आईडी कार्ड बनवाते, तभी वो यूपी के सीएम बन सकते थे, तभी वो यूपी के अंदर एमएलए का चुनाव लड़ सकते थे। लेकिन जब आप देश में चुनाव लड़ते हो तो बस एक ही कंडीशन होती है कि आपका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए, आपके पास वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, कहीं का भी हो, किसी भी प्रदेश का हो, आप कहीं कहीं पे भी चुनाव लड़ सकते हो, बस आपके पास वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। लेकिन जब विधानसभा का इलेक्शन होता है, उस केस में जिस जगह इलेक्शन लड़ रहे हो आप, जिस राज्य में इलेक्शन लड़ रहे हो, उसी जगह का वोटर आईडी कार्ड चाहिए। जैसे योगी जी का आईडी कार्ड गोरखपुर का ही है और इसलिए वो यूपी का इलेक्शन लड़ सकते हैं। योगी जी गोरखपुर को बिलोंग करते हैं, उनका अभी जो एड्रेस पड़ा है वो गोरखपुर का पड़ा है। अगर वो चाहें कि दिल्ली में आके इलेक्शन लड़ूँ तो दिल्ली में इलेक्शन नहीं लड़ सकते, दिल्ली की विधानसभा के। अगर लोकसभा में है तो लोकसभा में कोई भी कहीं भी लड़ सकता है, बस उसको आईडी कार्ड चाहिए होता है। और जहाँ तक रही डिस्क्वालिफिकेशन की बात, क्वेश्चन नंबर 64 का सेकंड जो पॉइंट है उसके रिगार्डिंग बोल रहा हूँ मैं कि अगर किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर को, या फिर किसी भी व्यक्ति को कोई सज़ा सुनाई गई है और वो 2 साल से ज़्यादा की है, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। और जब तक वो सज़ा काट के नहीं निकलेगा, उसके अगले 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई किसी को सज़ा मिली 2024 में, उसकी सज़ा ख़त्म हो रही है 2027 में, तो 3 साल की सज़ा हो गई, दैट मीन्स वो डिस्क्वालीफाइड है। 2027 में जब वो बाहर आएगा, तो जब बाहर आने के अगले 6 साल के बाद में ही चुनाव लड़ पाएगा, यानी 2027 + 6 हो गए 2033। तो 2033 में जाके वो चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल होगा, वरना वो डिस्क्वालीफाइड ही रहेगा। तो याद रखना। 65 कह रहा है जो पे होती है, अलाउंसेस होती है मिनिस्टर ऑफ स्टेट की, यानी जो मिनिस्टर्स की जो पेमेंट होती है, सैलरी वगैरह होती है, वो कौन डिसाइड करता है? वो डिसाइड करती है असेंबली। असेंबली के अंदर ये लोग बिल लेके आते हैं, उस बिल में बताते हैं कि हम अपना अपना ये सैलरी लेंगे। गवर्नर ही डिसाइड करता, खुद हाउस डिसाइड करता है कि कितनी सैलरी लेगा वो। सिमिलरली पार्लियामेंट खुद डिसाइड करता है कि एक एमपी की कितनी सैलरी होगी, ना कि प्रेसिडेंट। अब 66 क्वेश्चन कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी क्या है प्राइम मिनिस्टर की? तो देखो, प्राइम मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि वो गवर्नर को सारी बातें बताए
कम्युनिकेट करे कि हम ऐसे बिल लेके आने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं, मिनिस्टर ने ये डिसीज़न लिया है, ये डिसीज़न लिया है। क्यों? क्योंकि गवर्नर के मतलब साइन के अंदर ही तो सारे डिसीजंस होते हैं, तो गवर्नर को पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, अगर कोई बिल लेके आ रहे हैं तो वो भी बताएगा गवर्नर को, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर बताएगा प्रेसिडेंट। ओके, कभी कभी क्या होता है, मिनिस्टर ने कोई डिसीज़न ले लिया और वो पहले से बताया नहीं गया था गवर्नर को कि हम ये डिसीज़न लेने वाले हैं। तो अगर ऐसा कोई डिसीज़न होता है तो मिनिस्टर का वो डिसीज़न को प्रॉपर्ली कम्युनिकेट किया जाता है, गवर्नर को बताया जाता है कि देखिए हम बता नहीं पाए थे, ऐसे ऐसे हमने डिसीजन लिया है। तो ये जिम्मेदारी चीफ मिनिस्टर की होती है। 67 वाला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा आर्टिकल बताता है ड्यूटीज ऑफ द चीफ मिनिस्टर। तो चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट बताया था 164, ड्यूटीज बताएगा 167। क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है, 68 बस ये बता रहा है कि कोर्ट, कभी भी कोर्ट ये नहीं पूछ सकती गवर्नर से या प्रेसिडेंट से कि आपको क्या एडवाइस दी गई थी प्राइम मिनिस्टर या फिर मिनिस्टर्स के द्वारा। ठीक है, ये याद रखना। और मिनिस्टर जो भी कुछ करते हैं उनकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल मिनिस्टर ने कोई पुल बनवाया और वो पुल गिर गया, तो मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए नहीं है क्योंकि उसने एग्जैक्टली अपने हाथों से नहीं बनाया ना, अपने हाथों से काम नहीं किया, तो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। जो भी वो डिसीज़न लेते हैं उनकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे तो लोकसभा उनको सपोर्ट नहीं करेगी, लेकिन लीगली, कानूनी तौर पे आप उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 कि किस इंडियन स्टेट के अंदर पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर थी। तो यूपी ही थी वो, यूपी के अंदर सुचेता कृपलानी 1963 में बनी थी। और सरोजनी नायडू सबसे पहली वुमेन गवर्नर, वो भी यूपी की थी, 1949 में बनी थी। तो सुचेता कृपलानी का नाम याद रख लेना, सरोजनी नायडू का नाम याद रख लेना। सरोजनी नायडू का जन्मदिन आता है 13 फरवरी और उस दिन हम राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाते हैं। उसके बाद में फिर आ जाता है ये 73 कि कौन सा फोर्स है जो कि प्रोसीजर वगैरह के बेसिस पे काम करवाता है एक सरकार में, राज्य की सरकार में। तो स्टेट सेक्रेटरीट होता है। सेक्रेटरीट का मतलब होता है ऐसा ऑफिस जहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं। और देश को अगर देखा जाए तो देश का सबसे बड़ा ऑफिसर होता है कैबिनेट सेक्रेटरी। अगर राज्य को देखा जाए तो वहाँ होता है चीफ सेक्रेटरी। याद रखना, चीफ सेक्रेटरी स्टेट गवर्नमेंट में होता है, वो भी एक IAS अधिकारी होता है। तो इतना ही करना है, यहाँ ख़त्म हो गया है।